नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का पहले फेज का जो 17 से लेकर के 25 अगस्त तक एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग प्रत्येक शिफ्ट की बात करते हैं तो 6 से लेकर के 11 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और हम लोग यहाँ पर इन्हीं सारे प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके पहले फेज का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने आपके लिए शिफ्ट वाइज एक ई बुक बनाई है और उस ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से अगर आप लोग चाहें तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसमें कौन उपविजेता था। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका अंशु मलिक है और इन्होंने अमेरिका की हेलेन लूसी को हरा करके रजत पदक इसमें जीता था। तो आपसे यही पूछा गया था कि जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पिछले साल हुई थी उसमें किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता था। तो अंशु मलिक ने जीता था और इसका आयोजन ओस्लो में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से 22 तो हमारी 8 शेड्यूल की भाषाएं हैं और 2 अलग से जो भाषाएं हैं वो आपकी राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। तो टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो पहले लोकपाल थे उनका नाम पिनाकी चंद्र घोष है। हालांकि अब ये सेवा विमुक्त हो चुके हैं और इनके स्थान पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इस समय हमारे भारत के कार्यवाहक लोकपाल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था। तो इसका नाम 2021 में बदला गया था और अब इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पिछले साल टोटल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया है। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, इन्होंने स्थान लिया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। किसका? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है और जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरम हमारे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये जो मिसाइल है इसका नाम प्रलय मिसाइल है। आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर ये मार कर सकती है और 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 7 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की। तो ये जो अभियान है इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये अभियान है और इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ में शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो ये प्रश्न आपके 17 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में आया था और इसमें हमारे देश की रैंक 131वीं थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें हमेशा से ही टॉप पर रहता है नॉर्वे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं व बच्चों के लिए अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है गोवा की पुलिस ने। किसने? गोवा की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बसवराज बोम्मई के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया गया। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक राज्य के ये सीएम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये 2 बार पूछा गया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो आपको हरियाणा में मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम बेरोजगारी की बात करते हैं
तो ये आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेगा। अच्छा, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जनवरी 2022 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भारत की बेरोजगारी दर क्या थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेगुलर श्रेणी में किस खेल के लिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर कैटेगरी की बात हो रही है और संध्या गुरुंग हमारे बॉक्सिंग की कोच हैं। तो टोटल 5 लोगों को मिला था। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिमाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग और आपके सुब्रमण्यम रमन हैं जिनको टेबल टेनिस में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपी ओसेफ को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार इनको एथलेटिक्स के लिए मिला था। टोटल 5 लोगों को आपके इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो टीपी ओसेफ हैं, सरकार तलवार जो कि क्रिकेट के हैं, सरपाल सिंह जो कि हॉकी के हैं, आसन कुमार कबड्डी के हैं और तपन कुमार पानीग्रही आपके स्विमिंग के कोच हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये 17 अगस्त को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि 14वीं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी व एस्ट्रोफिजिक्स 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें टोटल आपके 4 गोल्ड मेडल जीते थे। आपको ध्यान रखना है कि थाईलैंड पहले स्थान पर था, रसिया दूसरे स्थान पर था और उसके बाद में हमारा जो देश भारत है वो इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय को लॉन्च किया। तो ये जो प्रोग्राम है उसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो हमारा दिवस है वो हर साल 28 फरवरी को होता है, रेयर डिसीज डे के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दिन है इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हर साल मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन जी के द्वारा 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस पैरा खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा 2022 में ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे पैरा शूटर अवनी लेखारा को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो ये पद्मश्री है इन सारे खिलाड़ियों को भी मिला है, जैसे कि नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, शंकर नारायण मेनन, फैसल अली, वंदना कटारिया हॉकी वाली, ब्रह्मानंद शंखवलकर, इन लोगों को भी पद्मश्री दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया है। तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया जून 2021 में और अभी इनको एक बार फिर से 3 महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे ये प्रतिबंध लगा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। और अगर आपको याद हो तो 2018 में जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो बैंक से आपके रेयर ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपके बैंकिंग सेक्टर से भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस पैरा शूटर को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो टोटल हमारे 2 पैरा शूटर हैं, एक का नाम मनीष नरवाल है, एक का नाम है अवनी लेखारा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा हमारे जो भाला फेंक वाले हैं, मनप्रीत सिंह इंडियन पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, पीआर श्रीजीत का नाम ध्यान रखिएगा हॉकी के हैं, रवि दाहिया रेसलर, लवलीना बोरगोहेन, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मिताली राज, सुनील छेत्री और सुमित अंटिल, इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर खिताब जीता है। तो ये आपके 18 अगस्त को पहले शिफ्ट में पूछा गया था और इन्होंने हराया था ध्रुव सीतावाला को। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार औसत वार्षिक वन कवर प्राप्ति में भारत किस स्थान पर है। अगर हम लोग 2010 से 2020 की बात करते हैं तो भारत इसमें आपका तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर आपको पेरू देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा जो हमारे देश में वन सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है
क्षेत्रफल के अनुसार वो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संगठन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जो विकास दर है वो 9% और 2023 के लिए 7.1% अनुमानित किया गया। तो ये अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है हमारे उड़ीसा के सीएम ने। किसने? उड़ीसा के सीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कि पेटीएम मनी द्वारा प्रस्तुत भारत का जो पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है इसका नाम क्या है। तो इस मैसेंजर का नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स इसका नाम है, जो कि पेटीएम मनी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। तो ये विधेयक प्रस्तुत किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिन्हें हम लोग सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता था। तो इन्होंने भी एक इतिहास ही रचा था और नाम इनका है शैली सिंह। तो जरूर ध्यान रखिएगा, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में शैली सिंह ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वैसे ये जीके का प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं के द्वारा 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। देखिए ये जीके का प्रश्न आ गया है, तो ये हम लोग जीके में एक बार फिर से कर लेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, ये भी जी करंट अफेयर, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। हाँ ये देखिए, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मार्च 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुशील चंद्र हमारे उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो राजीव कुमार 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन में रजत पदक किसने जीता। तो यहाँ पर जो ये सिल्वर मेडल है वो जीता है हमारे भारत के लक्ष्य सेन ने। विजेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन इसमें विजेता रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल में जो जापान है वहाँ की अकाने यामागुची ने गोल्ड मेडल जीता है। तो लक्ष्य सेन के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो हर साल टोटल आपके 7 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है और सामान्य तौर पर 2-2 लोगों को मिलता है। तो इस प्रकार से हर साल 14 लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। हालांकि पिछले साल ये पुरस्कार सिर्फ 11 लोगों को मिला था। और चिकित्सा विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर जीवन पन्नी एमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला था। CSIR इस पुरस्कार को देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी गणित में डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा, इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, जीव विज्ञान में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल, डॉक्टर अमित सिंह, इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए जो 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता है केरल की टीम ने और इसने फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल को हराया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी 2-3 महीने पहले जो रणजी ट्रॉफी समाप्त हुआ है 2021-22 वाला, इसको जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये महालेखा परीक्षक की बात नहीं हो रही है, ये लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है और इस पद पर नियुक्त की गई हैं। नाम इनका सोनाली सिंह है और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे गरीब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपके बिहार का नाम पहले स्थान पर है और सबसे कम गरीबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल में सबसे कम है, फिर गोवा है और उसके बाद आता है सिक्किम।
अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खीरे का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो कौन सा है? तो ये देश आपका है भारत। कौन है? खीरे का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो हमारा भारत देश है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12वीं हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में मेज़बान देश कौन था? तो ये जो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हुआ है इसमें हमारा मेज़बान देश था यूनाइटेड किंगडम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस महोत्सव के दौरान जिस भाषा के ऊपर आपका फोकस किया गया था वो हमारे पंजाब की पंजाबी भाषा थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो संयंत्र है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के खांडवा में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खांडवा में ये स्थापित होगा और इसकी स्थापना वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ग्रेन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे भारत की है जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो बैंकों के विलय आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया गया है। सिंडिकेट बैंक में आपके केनरा बैंक का विलय हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक की बात करें तो इनका बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होगा। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और पहली बार जो राष्ट्रीय खेल है ये आपके लाहौर में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में जो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था CBSE और NCERT के द्वारा। तमन्ना का मतलब है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो ये जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये खोला गया है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल राज्य में ये ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में GST कब लागू किया गया था? तो GST की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था ओमान की राजधानी मैस्कट में। लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत ही खास था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इस रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में हमारी भारतीय टीम ने कोई पदक जीता था और भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं व बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो स्कीम है ये शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में मुंबई, पुणे और नवी मुंबई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेज़बानी किया? तो ये जो खेल टूर्नामेंट है नाम इसका है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें विजेता चाइना देश रहा है 9वीं बार और इसने फाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा ये समझौता इसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किया था। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फरवरी 2022 में कोंकूर M एंटी टैंक मिसाइल के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में ही समझौता किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है संजय राजाराम को। किसे मिला? संजय राजाराम को मिला है। और टोटल आपके 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नाम इनके आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर, विक्टर बनर्जी को कला में, गुरमीत बावा को पंजाबी लोक गायिका के लिए, पंजाबी लोक गायन के लिए, बुद्धा देव बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, एन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग में, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला भारत बायोटेक, इसके अलावा मधुर जेफरी पाक कला, देवेंद्र झाझरिया का नाम भी पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा, इनको मिला है खेल में, पहले आपके पैरा एथलीट हैं। राशिद खान इनको कला के फील्ड में, राजीव महर्षि को नागरिक सेवा के लिए, सत्या नडेला को व्यापार और उद्योग के लिए, सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग के लिए, साइरस पूनावाला को व्यापार और उद्योग के लिए, संजय राजाराम मैंने आपको बता ही दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा में, इसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद को भी साहित्य और शिक्षा में, और वशिष्ठ त्रिपाठी को भी साहित्य और शिक्षा में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जयंती है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को हर साल। तो 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1897 में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया, और इस प्रकार ने भारत ने अपना 5वां खिताब यहाँ पर जीता है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था, और जो फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था उसमें राज अंगद बावा ये आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कोयले की स्थिति के बारे में जानकारी के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। क्या नाम है? कोयला दर्पण इसका नाम है, और जो हमारे कोयला सचिव हैं अनिल कुमार जैन, इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में एवेल फाइनेंस नियो बैंक के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है वो आपके ओला कंपनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो चाइल्ड बजट पेश किया है आपके मध्य प्रदेश की सरकार ने, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से 18 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश राज्य में, उनके लिए ये आपका जो बजट है वो डेडिकेटेड था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय एनके सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है, जिसमें एससी और एसटी समाज के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए दिया जाता है? तो ये योजना आपके तेलंगाना राज्य के सरकार की है। मार्च 2022 में किस राज्य की गोंड जनजाति को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में। आपको ये ध्यान रखना है कि गोंड के साथ साथ धुरिया, नायक, ओझा, राजगोंड, पठारी, इनको भी एसटी वर्ग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शामिल किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो ये आपके कह सकते हैं कि जुलाई के करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया। ज़्यादातर आपके प्रश्न जो हैं वो नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच ही रहे हैं। तो इसमें भारत का जो ध्वजवाहक है वो आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो निकहत जरीन बॉक्सर और टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत अचंता कमल, ये आपके ध्वजवाहक थे। वहीं पर आपको मैस्कॉट भी ध्यान रखना है, पेरी द बुल, ये इसका मैस्कॉट रहा था। पदक तालिका भी आप लोग देख सकते हैं। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा देश भारत इस पदक तालिका में आपके चौथे स्थान पर रहा था। हमने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 कांस्य सहित यहाँ पर 61 मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका NB रमन्ना है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य से थे,
लेकिन आपको पता होगा कि 27 तारीख को हमारे भारत के 49वें चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम है यूयू ललित। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक या फिर त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया है। तो इन्होंने इस साल अपना 44वां कोक बोरोक या त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया है। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो दिवस है वह इन्होंने किस दिन मनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई है। तो ये अकादमी खोली गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में ये खोली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में मणिपुर का कौन सा गांव है जो कि ODF प्लस घोषित किया गया। तो इस गांव का नाम है दक्षिणी मैबुआंग। क्या नाम है? दक्षिणी मैबुआंग इस गांव का नाम है जो कि ODF प्लस यहाँ पर घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में दूसरे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सप्ताह है वो 14 से 20 मार्च 2020 को मनाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो हर साल 15 मार्च को होता है। वहीं पर अगर हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस विभाग को देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम के तौर पर विमोचित किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इसको वन हेल्थ कंसोर्टियम के तौर पर विमोचित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है। तो ये जो 1000वां एक दिवसीय मैच है ये खेला है हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और इसमें भारतीय टीम को जीत भी मिली थी। तो ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 2022 को भारत ने ये मैच इसी साल खेला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो ये और कोई नहीं बल्कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इसी साल मार्च में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण तो वैसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया गया था और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गगनयान मिशन के लिए जो विकास इंजन है उसका परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में असर ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा टोटल आपके 70.3% बच्चे हैं जिनका नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CSIR के जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की जो पहली वर्चुअल साइंस लैब है इसको किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया हमारे देश के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जिन्हें हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि NK सिंह किस फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति की किस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में जब कोविड के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसी दौरान PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में जो भी कार्ड धारक हैं उनमें प्रत्येक परिवार के लिए 1 यूनिट राशन यानी कि पर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में 1 से 9 करोड़ के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को कितने प्रतिशत से घटाकर 7% किया गया। तो जो आपका अधिभार है वो पहले 12% था, इसको घटा करके 7% किया गया। वहीं पर अगर हम लोग न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आपका 18.5% से घटाकर 15% यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रवि मित्तल की। किसकी? रवि मित्तल आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने नौरंग सैनी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी किया? तो ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिल करके लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2022 में जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है ये किसने जीता? तो आपको ध्यान रखना है कि नवंबर महीने में ये ट्रॉफी 2022 नहीं है जी, 21 है। तो 21 में ये ट्रॉफी किसने जीता? तो ये जीता तमिलनाडु ने। उपविजेता आपकी कर्नाटक रही थी। और पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था 2021-22 के लिए, इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश रही थी विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हमारी गोल्डन गर्ल यानी कि PV सिंधु ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मालविका बंसोड़ के साथ में इनका फाइनल मुकाबला हुआ था। लखनऊ में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था और यहीं पर PV सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है? तो ये जीता है हमारे पंकज आडवाणी ने। इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया और इन्होंने ध्रुव सीतावाला को यहाँ पर हराया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारती एयरटेल ने वोडाफोन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौता किया है? तो ये जो हिस्सेदारी है वो आपकी 4.7% है, जिसके लिए यहाँ पर एयरटेल के साथ में समझौता किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया? तो ये जो वाहन है इसका नाम है टोयोटा मिराई और टोयोटा कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। एक बार चार्ज करने के बाद में 650 किलोमीटर के डिस्टेंस ये कवर करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया? तो ये जो होप एक्सप्रेस है इसे महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है इसको जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीता है। और अगर हम लोग पुरुष युगल की बात करें यानी कि मेंस डबल की बात करें तो S रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इस पुरस्कार को जीता है, मतलब कि खिताब को जीता है। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना ने जो ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है असिग्मा, या फिर इसे आप लोग आर्मी सिक्योर इंडिजीनस मैसेजिंग ऐप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत ने 1000वां एक दिवसीय जो मैच है वो किसके खिलाफ खेला था? तो ये 2 बार पूछा गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मैच खेला था। फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट की सबसे मूल्यवान बीमा के लिए LIC आपका किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है LIC इसमें 10वें स्थान पर था। अगर हम लोग विश्व के टॉप 10 कंपनी की बात करें तो इसमें से जो टॉप 5 हैं वो आपके चीन की ही थी। उसके बाद में पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चीन की कंपनी है वो आपकी टॉप मतलब कि सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय अभिनेता ने नॉन फंजिबल टोकन्स को जारी किया है? तो ये जो NFT है इसे सबसे पहली बार जारी किया था हमारे देश में अमिताभ बच्चन ने। उसके बाद में सलमान खान, कमल हसन और रजनीकांत इन अभिनेताओं के द्वारा भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता? तो ये वैसे जीता था मणिपुर ने, इसने रेलवे को हराया था। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा केरल में इसका आयोजन हुआ था। संतोष ट्रॉफी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये केरल की टीम ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में
स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसके अलावा निमहंस बेंगलुरु ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो पंचायती राज मंत्री हैं इनका नाम है गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में पंजाब और सिंध सहकारी बैंक का किस बैंक में विलय किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब और सिंध सहकारी बैंक है इसका विलय किया गया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हुआ है। वर्ष 2022 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी किसने किया? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी मेज़बानी मुंबई, पुणे और नवी मुंबई ने किया था और इसमें आपकी चाइना रही थी विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य बाल नीति को लॉन्च किया है? तो ये जो राज्य बाल नीति है इसको तमिलनाडु की सरकार ने आपके लिए अपने राज्य के लिए लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि जायडस कैडिला के द्वारा विकसित विश्व की जो पहली कोविड-19 के लिए DNA वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है ज़ाइकोव-डी। क्या नाम है? ज़ाइकोव-डी इसका नाम है। और हमारे देश में बच्चों के लिए जिस पहली वैक्सीन को मान्यता मिली थी वह भी आपकी ज़ाइकोव-डी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का विषय क्या था? तो 2 फरवरी को हर दिन ये दिवस हम लोग मनाते हैं और इसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर था? या शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो नाम इनका आरिफ खान है, जम्मू कश्मीर राज्य से ये आते हैं, एल्पाइन स्कीइंग के ये खिलाड़ी हैं। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल भी हमने शीतकालीन ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में PSLV C51 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो ये जो सैटेलाइट है इसका नाम अमेजोनिया 1 है जो कि आपके ब्राज़ील का था। दूसरी सैटेलाइट का नाम है सिंधु नेत्रा। तो ये आपके 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 के द्वारा रिसैट 1A जिसे हम लोग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 कहते हैं, इंस्पायर सैट और INS 2D को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 2022 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था और हरियाणा की जो टीम है वह इसमें टॉप पर रही थी, महाराष्ट्र दूसरे पर और कर्नाटक की टीम रही थी, कर्नाटक राज्य इसमें था तीसरे पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस केंद्रीय बजट से फरवरी के आखिरी दिन की बजाय 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत आपकी हुई थी 1 फरवरी 2017 को और पहली बार इस प्रकार का जो बजट है वो उस समय के हमारे वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में किस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर में खनिज के बारे में सर्वेक्षण के लिए आवंटित किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा मिशन है इसका नाम है डीप ओशियन मिशन और इसी के अंतर्गत भारत जो अपने तटीय क्षेत्र के पास में समुद्र है वहाँ पर नीचे जाएगा और समुद्र के अंदर जो भी हमारे मंडल वगैरह हैं उनके ऊपर शोध का काम करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय PM किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा टोटल आपके 6 भारतीय PM हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PM नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ये आपके 6 PM हैं जो कि अपने PM कार्यकाल से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं। अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो इस मंत्रालय का नाम है महिला और बाल विकास मंत्रालय। 1 अप्रैल 2022 को इसने नोटिफिकेशन जारी किया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में CBIC ने आयातित पॉम ऑयल पर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 7.5% से घटाकर कितना किया है? तो ये इन्होंने कर दिया है 5%। पहले रेट 7.5 था,
इसको घटा करके 5% किया है। वहीं पर केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसको 8.25 से घटाकर 5.5% किया गया। अगला प्रश्न है कि नई मंजिला योजना के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने माह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें जो ट्रेनिंग है वो आपके 9 से 12 माह तक की होती है और 8 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम उन्नति हुड्डा है और ये हमारे हरियाणा राज्य की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलीट के द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसका आयोजन आपके मुंबई में होगा जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हमारे देश में होगी। पहली बार कब हुआ था इसके बारे में नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस पैरा एथलीट को पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम देवेंद्र झाझरिया है। मैंने आपको बताया भी था कि ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भी ये हमारे देश के पहले पैरा एथलीट हैं। और आपको ध्यान रखना है कि 2004, 2016 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता और पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ में 695 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो ये जो समझौता है वो हमने नेपाल के साथ में किया है। पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे और उसी दौरान उन्होंने आपके अरुण नदी के ऊपर जो अरुण 4 नाम का प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर समझौता किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के तहत प्रावधानों को कब अधिसूचित किया गया। तो ये नोटिफाई किया गया आपका 28 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी पहली स्वदेशी कोविड-19 किट है इसका नाम क्या है। तो इस किट का नाम है एलिसा परीक्षण किट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी किट है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा डेवलप किया गया। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के परिवार कोर्ट को कानूनी अधिकार देने के लिए परिवार कोर्ट संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए था जिसको आपके संसद में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है। तो ये इन्होंने जारी किया है नीति आयोग के साथ में मिलकर के। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस या भारतीय महिला दिवस है ये आपका 13 फरवरी को होता है क्योंकि सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है आपके 13 फरवरी को और इसीलिए हम लोग 13 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को होता है। वहीं पर अगर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस की बात करें तो ये 11 फरवरी को होता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 जो है ये कुश्ती में किसे दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि 2002 में शुरू हुआ था ये किसी भी खिलाड़ी को उसके आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है और ये मिला था सज्जन सिंह को। वहीं पर केसी लेखा को बॉक्सिंग में, अभिजीत कुंते को चेस में, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी में, विकास कुमार को कबड्डी में और सज्जन सिंह को मिला था रेसलिंग में। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को हर साल ये दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जियो ने 6G में शोध में तेजी लाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता जियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ में किया है जो कि फिनलैंड का एक विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या था। तो इसका विषय था गो डिजिटल गो सिक्योर। ध्यान रखिएगा RBI के द्वारा इसको मनाया जाता है
और इसका जो डेट है वो हर साल फिक्स नहीं होता है, हालांकि इसे हम लोग वीक कहते हैं, लेकिन ये 5 दिनों के लिए ही होता है। और 2022 की बात करें तो ये आपके 14 से 18 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहां पर कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया है असम के जोरहाट में। कहां पर? असम के जोरहाट में इसको कमीशन किया गया। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है, ये आपके आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 में वर्ष 2022 तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो टोटल संशोधनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए 7। 1949, 1950, 1951, 1954, 1970, 76 और 87 में इसमें संशोधन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टोटल इसमें 7 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 25 अगस्त को तीसरे शिफ्ट में, यानी कि पहले फेज की जो आखिरी शिफ्ट थी, कि फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया? तो परम प्रवेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया। परम गंगा की बात करें तो IIT रुड़की में, परम संगणक की बात करें तो IIT कानपुर में, परम शक्ति आपके IIT खड़गपुर में, परम सिद्धि ये आपके सीडिक में स्थापित किया गया। विश्व जल शक्ति दिवस जो है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम नरेंद्र बत्रा था, और अनिल खन्ना को उसके बाद कार्यवाहक कार्यभार मिला हुआ है। हालांकि अभी 1 या 2 दिन पहले इसके परमानेंट कोई अपॉइंट हो चुके हैं। नाम अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा, 1 या 2 दिन पहले की ही करंट अफेयर है। अगला प्रश्न पूछा गया फिर वही कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहां पर थी? तो सबसे ज़्यादा आपके हरियाणा में थी, सबसे कम आपके तेलंगाना में थी, और भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो आपकी 6.57% थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड विदा को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। किसने? हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 में सदन की लाइव कार्यवाही को देखने हेतु अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया जो ऐप है इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस बैंक के द्वारा सुनवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो योजना है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, और इनके द्वारा उड़ीसा में इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रकार से पहले फेज के 18 शिफ्ट में जो भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, जो कहीं ना कहीं से प्राप्त हुए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ग्रुप डी के और किन टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अगर पहले फेज की सभी 18 शिफ्ट की आपको ई बुक चाहिए तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं 20 रुपये में। अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाइए और विजिट करिए kvguruji.in पर। वहां पर आप लोग शिफ्ट वाइज सारे लेख की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।